आपका स्वागत है वांगशन फैंडम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी की एक हॉट नाइट स्पेंड होती है। उसके बाद वांग जी विंग के कैरेक्टर पे कुछ क्वेश्चन उठाता है, जिसपे विंग उसी को धमका के डरा के चला जाता है। वो अपने गार्डन में बैठा था, अपने गार्डन्स में अपने फ्लावर्स को देख रहा था। तभी लान कुरैन उसके पास आते हैं। अब आगे लान कुरैन विंग के पास आके उसके बिल्कुल पास में बैठ जाते हैं और उन गार्डन फ्लावर्स को देखने लगते हैं। विंग अपने फादर को अपने पास आके बैठते देख उनको स्माइल करते हुए देखता है। विंग के फादर अब यानी लान कुरैन बड़े प्यार से विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब कैसी है तुम्हारी बैक पेन? मुझे पता है कल तुमने जिस तरीके से सबके सामने स्ट्रांगली उन सारे घोड़ों को लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हें दर्द तो हो रहा होगा। तुम चिंता मत करो, मैं वैंकिंग से कह के वैनिंग के हाथों में तुम्हारे लिए कुछ हर्ब्स दे दूंगा, उनसे पीने से तुम्हें राहत मिलेगी। विंग अपने फादर को उसकी केयर करता देख के मुस्कुराते होते हैं, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं फादर? मैंने मॉर्निंग में ही कोल्ड बाथ ले ली है, अब मुझे पेन नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। आप अच्छे से जानते हैं हमारे कोल्ड स्प्रिंग को वहाँ पे हर्बल वाटर आता है, उसके एक बात से ही मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। कुरैन मैं जवाब देते हैं। विंग फिर से अपने फ्लास्क को देख रहा है। कुरैन समझ रहे हैं विंग के दिमाग में आज कुछ और चल रहा है। वो फिर से पूछते हैं, क्या हुआ है विंग, तुम क्या सोच रहे हो? अब विंग अपने फादर की तरफ देखते हैं और उनके उस फॉरहेड रिबन के पास आके उसे हल्के से टच करते हुए सही करता है, जो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा था, और बोलता है, फादर मैं हमेशा से आपकी इस फॉरहेड रिबन को देखकर बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित होता था। मुझे लगता था कि मुझे क्यों ये नहीं मिल रहा। जब मैं सबको देखता था, हर लैंड क्लैन के मेंबर के सर पे ये फॉरहेड रिबन देखता था, तो मुझे मन करता था कि मुझे भी ये फॉरहेड रिबन मिले। पर जब मुझे ये पता चला कि किसी के एडॉप्टेड सन को पहले अपना नाम मतलब एक तरह से नाम छोड़ के लैंस का नाम लेना पड़ता है, तभी उसे वो फॉरहेड रिबन मिलता है, तो मैं डर गया था। क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने फादर और मदर की याद में सिर्फ एक नाम ही है जो कैरी कर पा सकता हूँ। उनका चेहरा मुझे याद नहीं, उनके साथ बिताई हुई कोई मेमोरी याद नहीं, बस ये नाम ही है जो याद है, क्योंकि ये नाम उन्होंने मुझे दिया था, इसलिए मैं इसे बदलना नहीं चाहता था, और शायद इसी कारण मुझे वो फॉरहेड रिबन नहीं मिला था। विंग अपने मन में उस बात को याद कर रहा है जब वांग जी ने उसे रियलाइज़ करवाया कि अब तक वो बिना फॉरहेड रिबन के घूमता है। एक एम्प्रेस होने के बाद भी उसके माथे पे फॉरहेड रिबन ही है। हाँ, वो वाइट कलर के कपड़े पहनता है, वाइट और लाइट ब्लू कलर के। वांग जी की मदर का वो पेन अपने बालों में लगा के रखता है, एक वाइट कलर का रिबन से अपने बाल को टाई अप करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी वो फॉरहेड रिबन नहीं बांधता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं सब लोग नोटिस करते हैं, और वो चीज़ आज विंग को जब वांग जी ने याद दिलाई तो महसूस हुई कि सचमुच में वो फॉरहेड रिबन ना होना उसके लिए एक तरीके से कितनी बड़ी बात है। कुरैन विंग को ये बात करता हुआ देख के समझ रहे हैं कि आज कुछ तो हुआ है, इसलिए वो बोलते हैं, विंग चाहे तुम्हारे माथे पे ये रिबन हो या ना हो, पर तुम इस लैंड क्लैन के मेंबर हो और इस लैंड क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारा फादर हूँ, वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, तो हर तरीके से तुम इस लैंड क्लैन के मेंबर हो, चाहे रिबन हो या ना हो। विंग स्माइल करते हुए अपने फादर की तरफ देखता है और सर हिलाता है। कुरैन के पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो क्या बोले विंग को। सच्चाई तो यही है, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि विंग के माथे पे फॉरहेड रिबन आए, लेकिन उन सीनियर्स की बात एक तरीके से रूल लैंड्स का रूल है, तो उसको फॉलो करना पड़ा। फिर वो सोच रहे थे कि जब वांग जी की उनसे शादी हो जाएगी तो वांग जी खुद अपने हाथों से वो रिबन बांधेगा, जो कि एक पार्ट है एक तरीके से लैंड्स के रूल का। पर वांग जी ने साफ मना कर दिया कि वो विंग के माथे पे वो फॉरहेड रिबन नहीं बांधेगा। हाँ, विंग उसकी एम्प्रेस है, लेकिन उसके बावजूद भी विंग के माथे पे वो फॉरहेड रिबन नहीं बांधेगा। तो कोई भी उसे मतलब एक कहते ना आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, लोगों ने बोला भी था, लेकिन वांग जी अपनी जिद पे रहा तो कोई कुछ कर नहीं पाया। पर कुरैन इस चीज़ को फील करते हैं कि कहीं ना कहीं विंग को ये चीज़ फील हुई है, आज किसी ने उस विंग को ये चीज़ फील करवाई है।
वो ये नहीं जानते कि वांग जी ने ही ये चीज़ फील करवाई है। लेकिन आज इस 400 रिबन की बात कहीं ना कहीं विंग के मन में घर कर गई है। उसे लग रहा है कि उसने पूरी लाइफ अपनी लैन क्लैन को दे दी, लेकिन उसके बावजूद वो रिबन उसके माथे पे ना होना कितनी बड़ी बात हो सकती थी। आज उसे रियलाइज़ हुआ है वांग जी का ये बोलना कि उसको सिर्फ एम्प्रेस बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी से शादी हो गई, लेकिन वो दिल से उसे अपनी एम्प्रेस नहीं मानता। वो समझ चुका है विंग। इन सब सोच में ही गुम था। सडनली उसके पास वेनिंग आता है। वेनिंग विंग से कुछ ज़रूर के वो मतलब बात करने आया था, लेकिन कुरैन को वहाँ देख के वो शांत खड़ा हो जाता है। वहीं वेनिंग को विंग से कुछ अकेले में बात करनी है। ये चीज़ कुरैन और विंग दोनों समझ चुके हैं, इसलिए कुरैन विंग से वहीं पे अलविदा करके चले जाते हैं। अब मतलब एक तरीके से वेनिंग जैसे ही कुरैन वहाँ से चले जाते हैं, दौड़ के विंग के पास आता है और सर झुका के खड़ा हो जाता है। विंग अब बोलता है क्या हुआ, बोलो मुझे, शांत क्यों खड़े हो? अब वेनिंग अपनी आंखों में हल्के से आंसू भरे हुए विंग की तरफ देखता बोलता है वो जा रहे हैं, वो हमेशा के लिए आपको हमें इस क्लैन को छोड़ के जा रहे हैं। एक बार आपको उनसे मिल लेना चाहिए, शायद वो आखिरी बार आपसे मिलना भी चाहते हैं। उनकी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढ रही हैं। इस समय वो क्लैन की दौड़ पे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। शायद वो आपको अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, आखिरी अलविदा कहना चाहते हैं। विंग आप समझ चुका है वेनिंग किसकी बात कर रहे हैं। विंग तुरंत वेनिंग की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है चलो। अब वहाँ से विंग और वेनिंग क्लैन की उस डोर की तरफ जाना है, उस डोर के जिससे एक बार अगर जंचा निकल गया तो अब शायद कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि लैंड क्लैन के चारों तरफ एक मैजिकल स्पेल करके डोर लॉक रहता है। इनविटेशन के बाद ही लोग वहाँ आ सकते हैं। जंचा यहाँ पहले आराम से आ जा सकता था क्योंकि वो सेनापति था, लेकिन अब वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। वो कभी भी लैंड क्लैन तो वापस नहीं आ पाएगा। यही बात जंचा भी जानता है और यही बात विंग भी जानता है। अभी वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ दो सेना मतलब एक गार्ड्स खड़े हैं। जब जैसे ही विंग वहाँ पहुँचा तो वेनिंग उन्हें वहाँ से अपने साथ ले जाता है। विंग और जंचा इस अकेले इस डोर के बिल्कुल पास खड़े हैं। विंग को मॉर्निंग में आज ऑब्वियसली चेहरे पे हल्का ग्लो भी है उसके, आज कुछ अलग दिख रहा है विंग, लेकिन जंचा को तो विंग हर बार हर दिन हर रोज़ इतना ही ब्यूटीफुल इतना ही अट्रैक्टिव दिखता है। जंचा विंग की तरफ आगे बढ़ता है और विंग भी दोनों एक दूसरे से थोड़ा गैप में खड़े हैं, लेकिन आज इन दोनों की आंखों में बहुत पेन है। विंग भी जंचा को अपने से दूर जाता देख बहुत ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि वो जंचा को दिल से बहुत पसंद करता था। उसका बेस्ट फ्रेंड था जंचा, उसकी लाइफ का वो पर्सन था जिसके साथ विंग खुल के रहता था, अपनी बदमाशियाँ करता था, नखरे करता था, जिस पे जंचा थोड़ा बहुत गुस्सा भी करता था और विंग को जंचा के गुस्सा दिलाना और ज़्यादा खुशी दिलवाता था, हंसाता था। जंचा और विंग की फ्रेंडशिप बहुत खास थी। कहने के लिए ये फ्रेंडशिप अभी सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन इस फ्रेंडशिप में जो कंफर्टेबल विंग फील करता था उतना कंफर्टेबल तो वो शायद ही कभी पहले किसी के साथ कर पाया था। इसलिए अपने दोस्त को हमेशा के लिए गंवाना विंग के मन में भी बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। हमेशा के लिए इसलिए क्योंकि विंग को भी लैंड क्लैन से बाहर जाना इतना आसान नहीं है। वो लैंड क्लैन के एम्प्रेस है, एम्पीरियर और एम्प्रेस जब कहीं बाहर जाते हैं तो पूरी सेना के साथ जाते हैं, तो मतलब एक तरीके से काफ़ी बड़ी बात है ये किसी से अकेले में मिलने जाना या बाहर जाना, जो कि अब नामुमकिन ही है। विंग और जंचा एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में गुम है, एक दूसरे के बारे में याद कर रहे हैं, कैसे ये फर्स्ट टाइम मिले थे, कैसे दोस्त बने। इनका ये इमोशनल मोमेंट कोई कोने में खड़ा हुआ देख रहे हैं, और वो था वांग जी। वांग जी को भी पता चला था कि जंचा यहाँ से जा रहा है, तो वांग जी उसके पास आया था। इन शॉर्ट वो याली का भाई है, तो मतलब वांग जी उसे मिलना चाहता था, ये बोल के कि कभी भी उसे याली की कोई भी खबर मिले तो वो वांग जी को ज़रूर बताए। वो सिर्फ यही बोलने आया था, लेकिन अब वो देख रहा है कि किस तरीके से विंग बिल्कुल अकेले में बिना किसी गार्ड के, बिना अपने किसी एक सर्वेंट के जंचा से अकेले मिल रहा है। जहाँ जंचा और विंग अभी एक दूसरे से तो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन काफ़ी देर से एक दूसरे की आंखों
में देख रहे हैं, खड़े हुए, जो वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले वांग जी कुछ कहता या आगे बढ़ता या कुछ बोलता या नोटिस करता, जंचा एकदम से आगे बढ़ के विंग को गले लगा लेता है, विंग को बहुत टाइटली हग करता है, जो एक बार को वांग जी के लिए भी शौक लगता और विंग के लिए भी काफ़ी शौक था, क्योंकि आज तक जंचा ने कभी वांग जी को मतलब एक तरह से विंग को इस तरीके से गले नहीं लगाया था। ये फर्स्ट टाइम था विंग से। अब जंचा थोड़ा अलग होता है और अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें छुआ, पर मैं क्या करता, मैं तुम्हें आखिरी बार हक करना चाहता था। ये इस सिर्फ तुमसे अलविदा कहने के लिए था। अभी जंचा की आंखों में देखते हैं, अब बोलता है, अलविदा मत कहो, हम ज़रूर मिलेंगे। मैं जानता हूँ शायद पहले की तरह रोज़ नहीं, पर कहीं ना कहीं हम ज़रूर मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पत्र के थ्रू तुमसे कनेक्शन बनाए रखूँ, तुम भी मेरे पत्र का जवाब ज़रूर देना। जंचा अपनी आंखों में आंसू भरे हुए हल्का सा सर हिलाता है। इससे पहले विंग मुड़ के वहाँ से जानता, जंचा दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग अब उस हाथ पर पकड़े हुए हाथ को देख रहा है और जंचा को देख रहा है। जंचा बोलना शुरू करता है, मैं जानता हूँ मेरे अंदर कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूँ। मैं जिस दिन से तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उस दिन से तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा था तुम इतने ब्यूटीफुल हो, इतने अट्रैक्टिव हो, शायद यही कारण है कि मैं तुम्हारी तरफ ये आकर्षण फील कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब हम दोनों की दोस्ती हुई तो मुझे महसूस हुआ कि जितने खूबसूरत तुम ऊपर से हो उतने ही खूबसूरत तुम अंदर से भी हो। तुम्हारी हर बार, तुम्हारी हर अदा मुझे अपनी तरफ और ज़्यादा आकर्षित फील करवाती थी। मैं तुम्हें दिल से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं कभी भी तुम्हें पाना नहीं चाहता था, तुम अपना बनाने के बारे में नहीं सोचता था, बस तुम्हारा साथ देना चाहता था, तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहता था, तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं वो नहीं कर पाया, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहूँगा। अब तुम इस अकेले इस लोगों की भीड़ में रहोगे, ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। यहाँ से जाने से पहले बस मैं तुम्हें अपने मन की ये बात बताना चाहता था, तुम मेरी लाइफ की वो पहले इंसान हो जिसने मुझे प्यार क्या होता है ये फील करवाया, मुझे महसूस करवाया। प्यार का मतलब किसी को हासिल करना, किसी को अपना बनाना नहीं, बल्कि उसे खुश देखना, उसके साथ खुश रहना होता है। मैं तुम्हारे साथ जितने भी समय रहा, ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था। ये 4 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 4 साल थे। इन 4 साल के लिए बहुत बहुत थैंक यू विंग। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। चाहे मेरा शरीर यहाँ नहीं होगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास होगा। मेरा मन हमेशा तुम्हें याद करता रहेगा। उन लेटर्स का मैं तुम्हें हमेशा रिस्पॉन्स करूँगा और तुम्हारे लेटर्स का हमेशा वेट भी करूँगा। जंचा ये बोल रहा है और उसके बाद वो बिना विंग की तरफ देखे दोबारा से विंग को आंखों में देखने की उसकी हिम्मत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और विंग वहाँ ऐसे ही खड़ा रह जाता है। विंग की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि जंचा उसे इतना प्यार करता था, जंचा उसको प्यार करता था। ये चीज़ उसे आज ही पता चली जब जंचा ने उसे बताई, वरना वो हमेशा जंचा को एक अच्छा दोस्त मानता था और यही सोचता था कि जंचा उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है। लेकिन जंचा के मन में उसके लिए इतना प्यार था, जंचा उसे प्यार करता था। ये चीज़ जंचा ने आज ही उसे बताई थी और उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब हर्ट कर रही है। उसे लग रहा है कि उसे शायद शुरुआत में ही जंचा को रोक देना चाहिए था, वरना अब जंचा इस पेन में ना होता। शुरुआत में वो भी बता देता कि जंचा उसको जो सोच रहा है वो नामुमकिन है और ये चीज़ गलत है। वो यही सोच रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसका मन या कोई भी चीज़ अब वो किसी और के लिए नहीं हो सकती। वो अब लेंस के एम्प्रेस है तो उसका सब कुछ यहाँ के एम्पीरियर यानी वांग जी के लिए ही है। लेकिन जंचा का प्यार, जंचा की केयर तो विंग भी बहुत मिस करेगा। हाँ, हम किसी को फोर्सफुली अपने से प्यार करने से नहीं रोक सकते। विंग भी ये चीज़ भी समझता है। इसी कारण वो जंचा को अब ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल कट ऑफ कर देगा, उसे लेटर नहीं लिखेगा, वो सब करेगा जो उसने जंचा से वादा किया है। लेकिन हाँ, उन लेटर्स में इस चीज़ का ध्यान रखा करेगा कि जंचा को अब वो अपनी तरफ से कोई गलत इंडिकेशन ना दे दे। विंग ये बातें सोच के मुड़ के अपना वो प्यारा सा वाइट छाता जो हमेशा वो अपने साथ रखता है, उसे लेके थोड़ा सा आगे ही बढ़ने वाला था कि सडनली वो अपने आगे वांग जी को देखता है। वांग जी यहाँ खड़ा हुआ था, उसे शायद पता नहीं चला और सच्चाई तो ये है कि उसे लग रहा है कि वांग जी सिर्फ अभी आया है।
और वांग जी गुस्से में घूर घूर के विंग को देख रहा है। वांग जी को बहुत बुरा लगा, वांग जी को बहुत बुरा लगा जंजा का विंग को गले लगाना। वांग जी ने भी जंजा की पूरी जो कहते हैं प्यार का इजहार सुना। उसने सब कुछ सुना कि किस तरीके से वो विंग को बोल रहा है कि वो विंग को कितना प्यार करता था, 4 साल उसकी लाइफ के बेस्ट है, और अब वो उसे ये चीज़ पहली बार बहुत ज़्यादा जेलसी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करवा रही है विंग को लेके। वो विंग जिसके लिए उसने कभी ये चीज़ फील ही नहीं की थी। उसे लगता था विंग कहीं भी रहे उसे क्या फ़र्क पड़ता है। आज से पहले जब भी मिनी जंचा और विंग के बारे में बोलती थी तो उसे कभी ये चीज़ महसूस नहीं होती, लेकिन आज अपनी आंखों से जंचा और विंग को साथ में देख के ना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करवा रहा है, उसे गुस्सा दिला रहा है। वो पहले मन में पहले से ही जो कल हुआ उस चीज़ को लेके कंफ्यूज था, और आज इस तरीके से विंग का और जंचा का क्लोज आना जो उसे गुस्सा दिला रहा है, वो उस चीज़ से भी काफ़ी कंफ्यूज है। पर वो अपने एक तरीके से कहते हैं ना, अपने फेस को छुपा के, अपना गुस्सा को छुपा के विंग की तरफ देखते बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं यहाँ सेनापति जंचा को आखिरी गुड बाय करने आया था। अब ये बात बोलने के बाद विंग बिना वांग जी की तरफ देखे, बिना वांग जी के कोई रिस्पॉन्स सुने आगे की तरफ बढ़ जाता है। विंग को आगे उसकी बात पे मतलब और रिस्पॉन्स ना देते हुए देख के वांग जी तुरंत सारे लोगों को बुलाता है। सारे लोग बोले तो उसके सेना के मतलब उसके बॉडीगार्ड, उसके सर्वेंट, विंग के बॉडीगार्ड जो अभी कुछ दूर पे खड़े हुए इन दोनों का वेट कर रहे थे ना, क्योंकि वांग जी ने भी मना कर दिया था कि आप लोग यहाँ वेट करो, हम अभी आते हैं, और विंग ने भी मना कर दिया था, तभी तो वैनिंग सबको ले गया था। वो सब लोग जैसे ही वांग जी का ऑर्डर सुनते हैं कि कहाँ है सब, तो सारे वहाँ सारे झुका के खड़े हो जाते हैं। अब विंग भी वहीं शांत खड़ा है, क्योंकि एकदम से वांग जी सबको इतनी ज़ोर से चीख के बुला रहा है, तो उसे वो भी देखना चाहता है कि विंग क्या कर रहा है। अब वांग जी क्या कर रहे हैं। अब वांग जी वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम एम्प्रेस के पर्सनल सर्वेंट हो, है ना? इस बात में वैनिंग हाँ की तरफ मोड़ता, उससे पहले विंग बीच में आके बोलता है, वो मेरा सर्वेंट नहीं, मेरा दोस्त है, वो लैन फॉरेन का छोटा भाई है, आप उनसे सर्वेंट वाला शब्द यूज़ नहीं कीजिए। अब एक तरह से वांग जी को विंग का इस तरीके से वैनिंग का सपोर्ट करना भी कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन उसने जब बोला कि वो लैन में तो एक तरफ से वैनिंग की भाई है ना लैन फॉरेन का, तो अब उसको भी पता है कि भैया भी नाराज़ हो जाएंगे अगर वो उसकी बेइज्जती करेगा, तो इस कारण वो शांति से बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? वैनिंग सर झुका के बोलता है, मेरा नाम वैनिंग है। सुनो वैनिंग, आज के आज अभी जाओ और जितने भी एम्प्रेस का सामान है उनके कक्ष से तुरंत मेरे कक्ष में भेज दिया जाएगा। आज से एम्प्रेस किसी और कक्ष में नहीं बल्कि एम्पीरियर के साथ उनके कक्ष में रहेंगी, जैसे कि उन्हें रहना चाहिए। और ये बोलने के बाद वांग जी अपने गार्ड्स को भी ये चीज़ बोल देते हैं कि उसके कक्ष में वांग जी के लिए जगह बनाई जाए, वांग जी के सामान सही से लगाए जाए। विंग एकदम से शॉक है वांग जी की ये बात सुन के, उसके कक्ष में क्यों रहेगा विंग? अभी तक तो विंग अलग कक्ष में रहता था ना, अलग रूम में अलग अपने उसमें रहता था, और आज से पहले तो कभी वांग जी ने इस तरह की बातें नहीं की। आज सडनली क्यों कह रहे हैं वांग जी ऐसा? इसलिए वो एकदम से घबराता बोलता, पर महाराज आप एकदम से इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? आज से पहले भी मैं अलग रहता था, मैं अलग रह लूँगा। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है और बिल्कुल उसके फेस के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों को देख रहा है, उसके उस ब्यूटीफुल फेस को देख रहा है जो सचमुच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कहीं ना कहीं विंग का ये ब्यूटीफुल फेस देखकर वांग जी बार बार मन में ये सोच रहा है कि क्यों अब तक उसने इस चेहरे को नहीं देखा था। इतने साल तक इस चेहरे को बिना देखे रहता था वांग जी, जो चेहरा इतना ब्यूटीफुल है, इतना अट्रैक्टिव है, उसकी आंखों में इतनी मतलब एक तरह से डीप गहराई है कि कोई भी एक उन गहराइयों में डूब जाए, ऐसे थॉट आ रहे हैं वांग जी के दिमाग में। वांग जी अपने दिमाग को फिर से नॉर्मल करते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आज से पहले क्या होता था अब वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, और सबसे बड़ा बदलाव तो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है, तैयार रहना। और ये बोल के वहाँ से वांग जी चला जाता है। वांग जी का ये बोलना कि उसकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आएंगे, उसके लिए वो तैयार है, कहीं ना कहीं विंग को घबराहट फील करवा रहा है।
ऊपर से वांग जी उसके कक्ष में रहेगा, ये चीज़ भी उसके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। अब किसी के साथ रूम शेयर करना कोई आसान बात तो है नहीं, तो उसे वो चीज़ भी घबराहट है। वो भी एक ऐसा इंसान जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी वांग जी तो विंग को नहीं पसंद करता ना, तो उसके लिए वो सब चीज़ें थोड़ा सा शॉकिंग है। ये खबर धीरे धीरे करके पूरे लैंड में फैल गई है कि अब एम्पीरियर और एम्प्रेस एक साथ रहेंगे। एम्प्रेस का सामान अब एम्पीरियर के रूम में रखा जा रहा है अब, और ये डिसीजन खुद एम्पीरियर ने ही लिया है। ड्यूचिन को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल वांग जी कर क्या रहे हैं। वांग जी उससे कल भी कुछ नहीं पूछ रहा था और आज भी कुछ नहीं पूछ रहा है। उसने बिना किसी से डिस्कस करे ये फैसला ले लिया। ये चीज़ अब ड्यूचिन को घबराहट दिला रही है। ड्यूचिन तुरंत वांग जी के पास पहुंचता है, जो अपने स्टडी रूम में बैठ के कुछ किताबें पढ़ रहा था, कुछ काम कर रहा था। ड्यूचिन एकदम से वहाँ के बोलता है, वांग जी मैंने सुना तुमने विंग को अपने साथ रहने के लिए बोला है, पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना वो विंग कितना तेज़ है। वो अब तुम्हारी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, वो एक एक स्टेप को देखेगा। किसी के साथ रहना इतना आसान होता है क्या? तुम एक एक पल को तुम्हारी नोटिस करेगा, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये सब। इस बात पे वांग जी अपने अंकल की तरफ देखकर बोलता है, नहीं अंकल, मुश्किल मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए होगा। अब तक वो अपनी मर्जी का करता आ रहा था, अब मैं उसका एक एक पल एक एक मोमेंट खुद देखूंगा। मैं देखूंगा वो क्या करता है, किसके साथ करता है। वांग जी ये चीज़ दांत भींच के गुस्से में बोल रहा है। वांग जी को लगता है कि शायद जंचा और विंग ऐसे ही अकेले में कभी बाद में भी मिलते होंगे। जब विंग अकेले उस रूम में रहता था तो जंचा उसके रूम में भी जाता था, तो कहीं वो और जंचा एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हो, हक करते हो, किस करते हो। ये चीज़ वांग जी को अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील करवा रही है। वो किसी और को, विंग को टच करना, विंग को किस करना, पता नहीं क्यों वो चीज़ उसे बिल्कुल भी, एक कहते ना पहले की तरह इग्नोर कर देना, वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है। वो बातें वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं, इसी कारण वो ये सब कर रहा है। अब ड्यूचिन बोलते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है उसके एक एक पल को ऑब्जर्व करने में? कुछ नहीं करता वो, मैंने खुद देखा है। वो हमेशा बस काम में ही डूबा रहता है, और उसके फैसले जो वो लेता है वो कहीं भी किसी से डिस्कस ही नहीं करता है। वो तो कि उसके दिमाग में क्या जो चलता है वो ही करता है। अब ड्यूचिन वांग जी से और कुछ बात करता, उस कक्ष में एकदम से मिनी आ जाती है। मिनी को भी बहुत गुस्सा आया था जब सब कुछ पता चला था। कहा मिनी को 6 महीने तक वांग जी को के कक्ष में आने से मना किया गया था। बेसिकली वांग जी के एक ऐसा कक्ष है जो 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी वांग जी की जिनशी है जो 3-4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक रूम वांग जी का स्पेशल है, एक रूम जब कोई उससे स्पेशली मिलने आता है तो बाहर की तरफ टी एरिया टाइप है, और एक रूम ऐसा रूम है जिसमें वांग जी अपनी कॉन्क्यूपाइन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये रूम उसके रूम से भी लगे हुए हैं, लेकिन वांग जी का रूम बिल्कुल अलग है, जिसमें वांग जी के सामान रहते हैं। वांग जी का बेड है वो अलग है लेकिन अब जब विंग वहाँ शिफ्ट हो रहा है तो विंग उस वाले रूम में तो रह नहीं सकता जिसमें वो कॉन्क्यूपाइन के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो विंग का सामान अब वांग जी वाले रूम में ही रखा जा रहा है। और यही बात है कि अब मिनी गुस्से में वहाँ पे भागी आई है अपना गुस्सा दिखाने वांग जी के ऊपर। मिनी गुस्सा करते हुए बोलती, ये आपने क्या किया? हाँ, आप उस विभूषण के साथ रहेंगे? आपको कुछ होश है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे अपने आप से 6 महीने दूर रहने के लिए कहा और उस विभूषण के साथ कमरा शेयर कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एकदम से मिनी गुस्से में वांग जी से बोलती है। मिनी ये भूल चुकी है कि वांग जी उसकी बात सुनता है, उससे थोड़ा सा कहते ना उसकी बातों पे रिएक्शन दे देता है, तो वो ये भूल चुकी है कि वो वांग जी पे गुस्से में बोल सकती है, ये उसका राइट नहीं है। और इसी कारण वांग जी अपनी जगह से गुस्से में उठता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? अब किस तरीके से बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम अपनी औकात अब भूल चुकी हो क्या? मैं यहाँ का एम्पीरियर हूँ और तुम सिर्फ मेरी एक कॉन्क्यूपाइन, एक ऐसी कॉन्क्यूपाइन और एक ऐसे क्लैन की कॉन्क्यूपाइन जिस क्लैन ने मेरे क्लैन की बेइज्जती की है। मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे चीखो। और तुमसे जो कहा गया था तुमने वो रूल भी तोड़ा है। 6 महीने तुम मेरे पास नहीं आओगी, 6 महीने तुम मेरे कक्ष में नहीं आओगी, मैंने ये कहा था। उसके बावजूद तुम इस समय मेरे पास आई, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे परमिशन के।
तुम्हें क्या लगता है मैं उस चीज़ को इग्नोर कर दूंगा? वांग जी गुस्से में मिनी पे बोल रहे हैं। मिनी को भी एक सेकंड में रियलाइज़ हो गया कि वो क्या गलती कर बैठी, इसलिए वो अपने घुटनों पे बैठ के सर झुका के माफ़ी मांगने लगते। मुझे माफ़ कीजिएगा महाराज, मैंने अपने गुस्से में ये जो कर दिया। मेरा दिमाग इस समय थोड़ा परेशान था, इसलिए मैं ये कर बैठी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इस तरीके से आप किसी गलत इंसान की संगति में जा रहे हैं, ये चीज़ देख के मैं घबरा गई थी। मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा और आपके फैसले के खिलाफ जाना या आपके फैसले को नकारना ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपके हर फैसले का सम्मान करती हूँ और मैं बिल्कुल भी आपके पास नहीं आऊँगी। ये आज की गलती के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बार बार मिनी मुझे माफ़ कीजिएगा बोल रही है। तो वांग जी भी काफ़ी गुस्सा अब थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मिनी उस पर बोलने आई थी वो उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है कि तुमने बिना उसकी परमिशन के किसी को अंदर आने दिया, ये उनकी भी गलती है। इसलिए आज से वो गार्ड उसके गार्ड नहीं रहेंगे, बल्कि आप वो कहीं और जाएंगे। ये चीज़ सुन के गार्ड भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि एक तरीके से इम्पीरियल का गार्ड होना एक अच्छी पोजीशन होती है और उससे हटना कहीं ना कहीं उनके लिए भी नुकसान होता है। वो भी बेचारे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते रहते हैं। दुएचिन देख रहे हैं वांग जी कितना गुस्से में, और ये सब की माफ़ी के बाद वो उन गार्ड्स को तो भेज देता है और मिनी को भी। लेकिन जब मिनी वहाँ से जा रही थी तो वांग जी उसे पनिशमेंट देते हैं कि अब वो 2 दिन तक अपने घुटनों पे लैंड वॉल के रूल के सामने बैठेगी और सिर्फ रात में ही उठ के जाया करेगी। वो पूरा दिन 2 दिन ऐसे ही रहेगी, ना ही कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। डोइचिन को वांग जी का इस तरीके से मिनी पे गुस्सा करना कुछ परेशान कर रहा है, क्योंकि डोइचिन के लिए की फेवरेट है मिनी। मिनी को परेशान होते देखना डोइचिन को भी अच्छा नहीं लग रहा। डोइचिन की हमेशा वो कहते हैं ना चापलूसी करती रहती है ना मिनी, इस कारण से। लेकिन वो भी जानता है कि वांग जी का गुस्सा कितना खतरनाक है और इसी कारण वो बीच में नहीं बोल रहा है। मिनी गुस्से में मन में अपने मन में गुस्सा छुपाए हुए अपना सर झुका के वहाँ से चली जाती है। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है जैसा वांग जी उसके साथ कर रहा है, लेकिन उसे पता है कि अभी तो उसकी औकात यही है। हाँ, जब उसे वो सारी पावर मिल जाएंगी जो विंग के पास है तो वांग जी उसको इस तरीके से पनिशमेंट नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, अभी तो वांग जी कुछ भी कर सकता है और उसे वो मानना पड़ेगा। वांग जी अब पूरा दिन अपने काम में रहता है। वहीं विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसका सारा सामान अब वांग जी के रूम तक रख दिया गया और अब उसे वांग जी के रूम में ही जाके रहना पड़ रहा है। विंग घबराते हुए उस रूम में एंट्री करता है। पहली बार वांग जी के रूम में आ रहा है विंग। आज से पहले दोनों बार वांग जी ही विंग के रूम में आता था, लेकिन आज पहली बार वो वांग जी के रूम में जा रहा है तो थोड़ा घबरा रहा है। घुसते ही वो उस रूम की तरफ भी देखता है जो रूम वांग जी की कॉन्क्यूपाइन और उसकी नाइट स्पेंड करने वाला है, जिससे से विंग को भी थोड़ा सा हार्ट फील होता है। हाँ, विंग दिखाता नहीं है, लेकिन विंग है तो वांग जी के हस्बैंड ही, और उसे फील होता है अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखने में। हाँ, वो उतना एक तरीके से इस चीज़ को इग्नोर भी कर देता है, क्योंकि वो मेल है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, तो ये उसको लेंस को हायर के कारण ये सब तो वो करना ही पड़ेगा। तो वो उन चीज़ को एक बार को इग्नोर करने के बारे में सोचता भी है, बट मन में हर्ट तो है। वो चुपचाप से अपने रूम में जाता है, आराम से बाथ लेता है, फ्रेश होता है, अपनी नाइटवेयर पहनता है और आराम से अपने बेड पे अपने कॉर्नर पे आके सो जाता है। कि सच्चाई है वो सो इसलिए भी रहा है कि वो वांग जी से कुछ बातें नहीं करना चाहता है, वांग जी से किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता है, इस कारण वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो मन में मतलब एक तरीके से कहते हैं ना थोड़ा सा डरा हुआ भी है कि कहीं वांग जी आके उसके साथ कुछ करना दे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सोने की कोशिश कर रहा है। भी आँख बंद करके अपनी नींद में ही था कि सडनली रात में उसे कुछ रियलाइज़ होता है, कोई इंसान उसके बिल्कुल नेक के पास अपना सर रखा हुआ है और उसे वहाँ पे किस कर रहा है। वांग विंग घबरा के आँख खोलता है तो देखता है कि ये वांग जी था, जिसने उसे बैक हक करा हुआ है और उसकी नेक को सक कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे एक तरह से किस करने की कोशिश कर रहा है। विंग अब थोड़ा नर्वस होकर घबरा के वांग जी से थोड़ा दूर होते के वांग जी को देखता है तो वांग जी आज कोई नशे में नहीं है, पूरे होश में है और वो विंग की तरफ देख रहे हैं और विंग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज क्यों वांग जी ये सब
कर रहा है, पर इससे पहले वो कुछ कहता या कर पाता, सडनली विंग उसके मतलब विंग के लिप्स वांग जी लॉक कर लेता है। अब विंग को पैशनेटली किस कर रहा है। उसने विंग की बॉडी को भी बिल्कुल अपनी बॉडी से प्रेस करना शुरू कर दिया। विंग ना ही ज़्यादा कुछ मूवमेंट कर पा रहा है, ना ही हिल पा रहा है। वहीं वांग जी अब विंग को पैशनेटली किस किए जा रहा है। विंग अब लिप्स को छोड़ के वो दोबारा से विंग के नेक पे आ गया और वहाँ पे पूरी तरह से किस कर रहा है। विंग एकदम से वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज। अब वांग जी विंग की आंखों में देखता है, बोलता है, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है उसी को तो पूरी कर रहा हूँ। विंग एकदम से शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा, बोला, आप कहना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम ये सब रोज़ ही करते होंगे, तुम्हारी बॉडी को ये चीज़ रोज़ ही चाहिए। अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तुम्हें इस रूम में रखने की, तुम्हारी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मुझे ही तो उठानी है। तो आज मैं ही सही, ये बोल के वांग जी दोबारा से विंग की फोटो को लॉक कर देता है। विंग को ये क्वेश्चन और ये रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। विंग वांग जी को हल्का सा अपने से दूर करता है और घुरते बोलता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं रोज़ ये सब करता हूँ, आपको ये लगता है। तो वांग जी बोलता है, मुझे तो यही लगता है, जिस तरीके से कल तुमने मेरी बॉडी के हर टच पे रिएक्ट किया, जिस तरीके से तुमने कल रिस्पॉन्स किया, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी बॉडी को शायद इन सब चीज़ों की आदत है, रिक्वायरमेंट है। विंग उससे में वांग जी को धक्का देके बेड से उठने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसे खींच के बेड पे लिटा देता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो। नहीं बोलता है, आपको गलतफहमी हुई है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है मुझे इस कमरे से चले ही जाना चाहिए, आप मुझे छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। विंग ये बोल के वहाँ से जाता, इससे पहले वांग जी अब दोनों से एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को ऊपर से टाइट कर देता है और एक अपने दूसरे हाथ से विंग की तरफ देखता है और उनकी आंखों में रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब डाल होगी, आदत नहीं है तो डाल दो। और हाँ, अब ये चीज़ पहले नहीं होती थी तो अब होगी, अब ऐसा ही होगा, तुम मेरे पास रहोगे और रोज़ मेरे साथ मुझे इसी तरीके से सर्व करोगे ताकि कभी भी किसी और के बारे में तुम ना सोच पाओ, कभी किसी और की तुम्हें क्रेविंग ना हो। और ये बोल के विंग के फेस को वांग जी दोबारा से किस करने लगता है और दोबारा से उसके हाथ अपने हाथ से जो फ्री हुआ है उसे विंग की बॉडी को टच करने लगता है। उसके हाथों को खोलने लगता है। विंग की अपर बॉडी अब नहीं हो रहा है और वांग जी अब विंग की अपने हाथों एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ के अब धीरे धीरे उसके नीचे जा रहा है, उसके निप्पल्स को सक कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी को सक कर रहा है। वांग जी दोबारा से विंग के साथ वही सब कर रहा है जो उसने एक दिन पहले किया था। विंग भी पहले की तरह अब वांग जी के साथ पूरी तरह से वैसे इन्वॉल्व हो गया जैसे एक दिन पहले हुए थे। ये दोनों दोबारा से एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सोच के वांग जी विंग को अपने कक्ष में लाया और आज का पार्ट जैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिए।